हेलो बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर में रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस में रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी क्या है, और अगर हम किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस वायर है, अगर उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, किस तरह से रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को चेंज करता है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है, और क्या रिलेशन है टेम्परेचर में और रेजिस्टेंस में। एक हमारे पास कोई कंडक्टर वायर है और इसका रेजिस्टेंस सपोज दैट 20 ओम है, टेम्परेचर सपोज दैट 50 डिग्री सेल्सियस है या कुछ और हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हमने इसके टेम्परेचर को चेंज किया तो रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर को, अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दूं या 2 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दूं तो रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा। माने आज हमारा जो टॉपिक है रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर में रिलेशन समझना है। क्या रिलेशन होता है, कोई भी कंडक्टर से, कोई कंडक्टिंग वायर है, कोई रेजिस्टेंस वायर है, उसकी टेम्परेचर के साथ क्या डिपेंडेंसी है, उस पर आज हम बातचीत करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पर बातचीत की थी कि जो कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस वायर की लेंथ होती है एंड उसकी जो थिकनेस होती है उसके साथ रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। रेजिस्टेंस मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी के पैरामीटर पर डिपेंड करती है, एक्सटर्नल पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी मटेरियल है, उसके पास एक रेजिस्टेंस होता है, मीन अपोज करने की कैपेसिटी होती है, एक ताकत होती है जो किसी भी चीज का अपोज कर सके। करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में तो उसके फ्लो का अपोज कर सके। जैसे आप फ्रिक्शन समझ सकते हैं, या लिक्विड में जो विस्कस फोर्स होता है उसको आप समझ सकते हैं, वो लिक्विड के मोशन का अपोज करता है। या फ्रिक्शन आप जब समझते हैं, जब आप किसी भी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कराते हैं तो दोनों बॉडी एक दूसरे पर फ्रिक्शन फोर्स लगाती हैं, यानी दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का अपोज करती हैं। उसी तरह के एक तरह का फोर्स आप कह सकते हैं, या अपोज करने की एक कैपेसिटी समझ सकते हैं, या अपोज करने का एक नेचर समझ सकते हैं जो मटेरियल में होता है। ये उस समय डेवलप होता है या होता है जब करंट फ्लो होती है, बट करंट पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है। ये मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी है और मटेरियल के कुछ पैरामीटर पर डिपेंड करता है, जैसे मटेरियल का कितना टेम्परेचर है। तो आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की क्या डिपेंडेंसी है। आज का जो टॉपिक है डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की क्या डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन बनाने के लिए हम लोग पहले रिलेशन बनाएंगे टेम्परेचर का वायर की लेंथ के साथ रिलेशन। वायर की लेंथ के साथ कैसे रिलेशन बनाएंगे, जैसे हमारे पास एक ये कोई वायर है, कोई कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर को आप ये सिंबल दे सकते हैं, ये सिंबल। लेकिन जो मटेरियल हमारे पास होता है, जो वायर होता है, वो इस तरह का होता है। कोई भी मटेरियल है और यहाँ पर हम लोग मुख्य तौर पर किसी कंडक्टर की चर्चा करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस है, इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारे पास एक कंडक्टर हो गया, इसकी लेंथ सपोज दैट अभी L है या L1 आप कह सकते हैं, एंड इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो R1 है। क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, जो हमारे पास कंडक्टर है उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप ए से प्रेजेंट कर देंगे। क्योंकि अभी इनिशियल सिचुएशन है तो आप इसे A1 से लिख सकते हैं, A1 लिख सकते हैं। और आप ये जानते हैं कि अगर इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, सपोज दैट अभी टेम्परेचर T1 है, अगर इस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर लीनियर एक्सटेंशन होगा।
लीनियर एक्सपेंशन, ये जो मटेरियल है इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज करने की वजह से टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जो नया हमारे पास मटेरियल आएगा, नया वायर है, ये वही वायर है, ये मटेरियल इस मटेरियल की तरह बन गया क्योंकि आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर T2 हो गया जो कि T1 के कंपेयर में ज्यादा है। रेजिस्टेंस, अब नया रेजिस्टेंस R2 हो गया, न्यू लेंथ L2 हो गई। अब आप देखेंगे कि इतनी लेंथ इसकी चेंज हो गई है, ये लेंथ में चेंज आ गया है डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, लेंथ, ये लेंथ में चेंज आ गया है। और आप ये देख पा रहे हैं कि लेंथ में चेंज इसलिए आया है क्योंकि आपने टेम्परेचर को चेंज किया है। तो कितना टेम्परेचर हमने चेंज किया और उसके रिस्पेक्ट में कितनी लेंथ चेंज हो गई, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर आपके पास T2 है एंड इनिशियल ये है, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर में चेंज डेल्टा T और लेंथ में चेंज डेल्टा L है। अब जो हमारे पास जो फिजिकल पैरामीटर हैं उनमें हम देखेंगे कि जो लेंथ में चेंज आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, टेम्परेचर में चेंज की वजह से। तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ द टेम्परेचर डेल्टा T, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर में चेंज नहीं करेंगे तो लेंथ में चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। एंड जो लेंथ में चेंज हुई है डेल्टा एल, जो लेंथ में चेंज आ गया है वो अपनी इनिशियल लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर इनिशियल लेंथ ज्यादा है तो आप ज्यादा चेंज कर सकते हैं, अगर इनिशियल लेंथ कम है तो आप कम चेंज कर पाएंगे। तो चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल लेंथ, एंड इनिशियल लेंथ आपके पास L1 है तो मैं L1 लिख देता हूं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों इक्वेशन को मैं यूज कर लूंगा तो मैं लिखूंगा डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी मल्टीप्लाई L1, एंड इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करूंगा तो मैं लिखूंगा डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा। अल्फा को कहते हैं थर्मल कोफिशिएंट या लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कह सकते हैं, एंड मैं लिखूंगा डेल्टा टी मल्टीप्लाई L1। हियर अल्फा इज अ थर्मल कोफिशिएंट एंड इसकी जो यूनिट आप लिखेंगे तो अगर आप अल्फा को कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे डेल्टा एल डिवाइड बाई L1 एंड 1 बाई डेल्टा टी। तो आप ये तो हो जाएगी हमारे पास यूनिट प्लस वैल्यू हो जाएगी, और ये टेम्परेचर है तो इसकी यूनिट हो जाएगी डिग्री सेल्सियस, ऊपर जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स हो जाएगा। तो ये लेंथ में इतना चेंज आएगा अगर आप टेम्परेचर में चेंज लाएंगे। अब आप फाइनल लेंथ जैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फाइनल लेंथ के लिए मैं इसी एप्लीकेशन को थोड़ा और आगे तक लिखूंगा, इसको मैं रब कर रहा हूं और आप ध्यान से समझे कि जब मैं लेंथ की एप्लीकेशन कैलकुलेट करूंगा तब हमारे पास एक नया फार्मूला बनकर आएगा। तो ये है हमारे पास डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई L1, और इसको आप लिख देंगे L2 माइनस L1 बिकॉज चेंज ऑफ लेंथ है इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई L1। आप L2 इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो L1 इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर मैं लिखूंगा L2 इक्वल टू L1 प्लस ये पूरी वाली वैल्यू अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई L1, और आप इस पूरे इक्वेशन से अल्फा कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप अल्फा कॉमन L1 कॉमन ले सकते हैं तो इधर मैं लिखूंगा L2 इक्वल टू L1 कॉमन आ जाएगा, इधर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये है हमारे पास फाइनल लेंथ, ये इनिशियल लेंथ, और ये टेम्परेचर में चेंज है। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, इस तरह से लिख सकते हैं।
ये है हमारे पास लेंथ एट T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और ये है हमारे पास लेंथ L1 T1 टेम्परेचर पर। तो मैं लिखूंगा लेंथ L2 is at T2 degree Celsius temperature, and length L1, ये फर्स्ट पैरामीटर, एंड सेकेंड लेंथ L1 is at T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इसी तरह से अगर आप रेजिस्टेंस का रिलेशन बनाएंगे तो आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जो रिलेशन आपको लेंथ में दिखाई दे रहा है टेम्परेचर के साथ, वही रिलेशन आपको दिखाई देगा रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ। तो सेम फार्मूला में रेजिस्टेंस का बना लूंगा, सेम रिलेशन formula with resistance and temperature। सेम रिलेशन रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के साथ बनेगा जैसा रिलेशन लेंथ एंड टेम्परेचर में बन रहा है। तो जैसे आपने यहाँ पर लिखा L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आपने लिखा है, इस तरह से मैं रेजिस्टेंस को लिखूंगा R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा, और टेम्परेचर में T2 माइनस T1, इस तरह से लिखेंगे। और आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, और ये वाला रेजिस्टेंस R1 रेजिस्टेंस T1 डिग्री सेल्सियस पर है। तो मैं इसको लिखूंगा रेजिस्टेंस R2 इज एट T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इफ अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं इफ T2 इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस आप लिख देंगे R एंड T डिग्री सेल्सियस, यानी जो R2 की वैल्यू है वो RT डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, माने रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितनी है। एंड मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस R1 इज एट T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, और इसमें अगर मैं सिचुएशन का यूज करता हूं तो लिखूंगा इफ T1 इक्वल टू T नॉट लिख सकते हैं, या इसको आप T0 लिख सकते हैं, या 0 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इस टेम्परेचर पर जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, उस रेजिस्टेंस को आप लिख देंगे T0 या R0, इस तरह से लिख देंगे। तो जब मैं ये वाली वैल्यू यहां पर यूज करूंगा, माने ये वाला जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो T0 डिग्री सेल्सियस पर है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, तो किसी दूसरे टेम्परेचर पर कितनी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की। तो इसको मैं इस एप्लीकेशन को यहां पर लिखूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी RT डिग्री सेल्सियस इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा, और मैं यहां पर लिख रहा हूं T माइनस T नॉट लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने लिख दिया है T2 की जगह मैंने लिखा है T एंड T1 की जगह लिखा है T नॉट। आप इसे 0 भी कह सकते हैं। तो अगर आप 0 करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास ये रेजिस्टेंस वायर है, और इसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है और टेम्परेचर, सपोज दैट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम
और जिस समय 10 ओम रेजिस्टेंस है उस समय कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो मैं टेम्परेचर को लिख देता हूँ 15 डिग्री सेल्सियस। माने जब इस कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, उस समय रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है 10 ओम है। लेकिन जैसे 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 मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा या इंक्रीज करूंगा, तो एक एप्लीकेशन हम डिक्रीज की देख लेते हैं। अगर मैं डिक्रीज करूंगा टेम्परेचर को और डिक्रीज करूंगा तो 15 से 10 डिग्री सेल्सियस लिख दूंगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस जब मैं टेम्परेचर करूंगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और रेजिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होकर हो सकता है कि ये 9 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ये 8 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा और फाइनली जब मैं टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस लिख दूंगा, तो उस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को R0 कहेंगे, जिसकी वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने टेम्परेचर को डिक्रीज करते 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 0 कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होते 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 वो भी 0 हो गए। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने टेम्परेचर को डिक्रीज करके 0 किया है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होकर 0 हो गए, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, बट डिक्रीज होगा। जैसे ये 10 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होते 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 ये 2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, बट 0 तो नहीं है। लेकिन जिस समय हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है उस टाइम टेम्परेचर 0 है। माने 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी उस रेजिस्टेंस को R0 कहेंगे। R0 का मतलब है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मिली है। ये इस तरह की कहानी है। अब इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ लेते हैं, फिर हम इस कंसेप्ट को और ठीक से समझ पाएंगे। एक एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा और एक एप्लीकेशन, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके लिए, जो आप उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक हमारे पास ये रेजिस्टेंस हुआ है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस हुआ है। अभी इसका जो रेजिस्टेंस है, जो गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को R0 कहेंगे और इसकी वैल्यू सपोज है 20 ओम है। तो जिस समय टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, मटेरियल का जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उस समय रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 ओम है। ये हो गई थर्मल कोफिशिएंट, जिसे आप अल्फा कहते हो। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 1.3 10 पावर -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू है। अब हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस at 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को आप R100 कहेंगे, ये ध्यान रखना है। तो हमें ये सभी पैरामीटर कैलकुलेट करना है और जो कंसेप्ट है एक एप्लीकेशन को कैलकुलेट करने का, वही कंसेप्ट है बाकी के दूसरे न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने का। अब आप ये समझ पाएंगे कि जिस समय टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है उस समय रेजिस्टेंस ये है, लेकिन टेम्परेचर को आपने चेंज कर दिया, इतना इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ होगा। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते तो रेजिस्टेंस इस वैल्यू से डिक्रीज होकर नीचे चला जाता, लेकिन आप अगर इंक्रीज करते जा रहे हैं टेम्परेचर की वैल्यू को, तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, बट कितना होगा उसी को तो कैलकुलेट करना है कि कितना ये
जाके इंक्रीज हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास है रेजिस्टेंस टी डिग्री सेल्सियस पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, इस तरह से लिखेंगे। टी नॉट का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये हमारे पास इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो पहली बार में हम टी इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे एट टी इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस एंड टी नॉट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। आर नॉट की वैल्यू अपन को गिवन है, तो मैं लिखूंगा आर टी इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। माने 10 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू आर नॉट, और आर नॉट की वैल्यू है आपके पास 20 ओम की वैल्यू है। इधर आप लिखेंगे 20 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपके पास गिवन है 1.3 10 पावर -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स से टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 मीन 10 बचेगा, तो इधर हो जाएगा 10 एंड इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं लिखूंगा 20 1 प्लस और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर हो जाएगा 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 10 पावर 3 माइनस। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से वैल्यू आ जाएगी 21 प्लस 0.013 ऐसा हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 21 प्लस, या मैं लिख सकता हूँ 1.013, इस तरह से आप इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी एट 10 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मिल जाएगी। इसी तरह से मैं चाहूंगा कि आप ये दो पैरामीटर इसी तरह से कैलकुलेट करें। और किस तरह से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने का मेथड यही है। इसमें 2 ही 3 तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं। एक तो आपको अननोन टेम्परेचर कैलकुलेट करना होता है कि किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। एक तो आपको दूसरी तरह की प्रॉब्लम ये कैलकुलेट करनी होती है कि अगर आपको टेम्परेचर गिवन है तो उस सर्टेन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। माने रेजिस्टेंस गिवन है, न्यूमेरिकल केवल 2 तरह का, एक रेजिस्टेंस गिवन है टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, और दूसरा टेम्परेचर गिवन है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। या आपसे कह दिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ये कैलकुलेट करना है आर नॉट। या कई बार थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्रॉब्लम आती है। बस इस टॉपिक में इसी तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, या आ चुकी है, या आगे एग्जाम में आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, चाहे वो जेईई एग्जाम हो या नीट के एग्जाम से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या एप्लीकेशन हो। अब हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे अननोन टेम्परेचर को। अननोन टेम्परेचर क्या होता है और इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ अननोन टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ अननोन टेम्परेचर। अननोन टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर क्या है मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखिए जरा, अगर मान लेते हैं कि मैंने कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हमारे पास आर नॉट, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो R100 है, तो मैं कहूंगा कि किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ न कुछ होगी, तो मैं इसे RT कहूंगा। यानी T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस होगा वो RT होगा। अगर ये आपको वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ही होगा। सपोज दैट ये वाली वैल्यू आपको गिवन है 2 ओम गिवन है, ये वाले सपोज दैट गिवन है 25 ओम गिवन है, तो ये वाली वैल्यू आपको सपोज दैट गिवन है 21 ओम गिवन है। तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 25 ओम है, 25 ओम है, तो किस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 21 ओम है यानी 21 ओम है। तो ये टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर
इन विच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन 21 डिग्री सेल्सियस 21 डिग्री सेल्सियस 21 ओम जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो किस टेम्परेचर पर आया है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास इक्वेशन है, एप्लीकेशन है, ये है आर टी कैपिटल लिख दें, स्मॉल लिख दें, तो मैं आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, इधर मैं टी लिख देता हूँ या डेल्टा टी या टी माइनस टी नॉट लिखता हूँ, और यहाँ पर आपको मालूम है कि टी नॉट इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर मैं 0 लिख सकता हूँ, तो आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा, इधर हो जाएगा टी। ये हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आप लिखेंगे R100 इक्वल टू आर नॉट, इधर लिख देंगे 1 प्लस अल्फा और टी की जगह 100, तो इधर हो जाएगा 100, तो इधर हो जाएगा R100 इक्वल टू आर नॉट, इधर हो जाएगा 1 प्लस 100 अल्फा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, तो जैसे ही आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इधर हो जाएगा, ये इधर डिवाइडेशन में चला जाएगा, तो R100 डिवाइड बाई आर नॉट इक्वल टू, इधर हो जाएगा 1 प्लस 100 अल्फा, 1 प्लस 100 अल्फा, इधर आ जाएगा, तो R100 डिवाइड बाई आर नॉट माइनस 1 इक्वल टू 100 अल्फा, इधर से एलसीएम ले लेंगे तो R100 माइनस R0 डिवाइड बाई आर नॉट इक्वल टू 100 अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 100 डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू R100 माइनस R0 डिवाइड बाई आर नॉट मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू हो गई। ये हमारे पास थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू हो गई। अब हम लोग एक नई इक्वेशन को लिखेंगे जिसमें हम ये कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है T डिग्री सेल्सियस पर, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, तो मैं लिखूंगा आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा और टी में लिख दूंगा। अब अल्फा की वैल्यू यहां पर यूज कर लेना है, अल्फा की वैल्यू ये वाली वैल्यू वहां पर यूज कर लेनी है, तो इधर मैं लिख दूंगा आर टी डिवाइड बाई आर नॉट इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी, ऐसा हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा आर टी डिवाइड बाई आर नॉट माइनस 1 इक्वल टू अल्फा टी हो जाएगा, और यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो आर टी माइनस R0 डिवाइड बाई आर नॉट इक्वल टू अल्फा टी, और अल्फा की वैल्यू मेरे पास है ये, तो इधर मैं लिख दूंगा R100 माइनस R0 डिवाइड बाई R0 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से R0 से R0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू डिवाइडेशन में आ जाएगी, ये जो 100 है ये इधर आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आपको दिख रही है इसके डिवाइडेशन में आ जाएगी, R0 से R0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो अननोन टेम्परेचर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं RT माइनस R0 डिवाइड बाई R100 माइनस R0 मल्टीप्लाई 100। ये हो गई हमारे पास वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, जिस अननोन रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे कि इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, या ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इस समय टेम्परेचर कितना है जिस समय रेजिस्टेंस ये। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा, या रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ क्या है।